हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और आज है प्रीवियस पेपर डिस्कशन नंबर 13। ये पेपर हुआ था 19 जुलाई को। इसके पहले हम लोग 14 जुलाई का, 17 जुलाई का और 18 जुलाई का पेपर कर चुके हैं। पर डे 4 पेपर हुआ था, तो 3 डे 14, 17 और 18 हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 सेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज है हमारा 13 और ये 19 जुलाई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक, अब इसमें 3 शिफ्ट और बचेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके करेंगे। आधे के करीब हम लोग आ भी चुके हैं। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कहाँ से मिलेगा ये बार बार बताते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डेली भेज देते हैं। पहले पीडीएफ सॉल्व करिए, फिर आइए डिस्कशन करिए, तब एक्चुअली पता चलेगा कि आपके क्या गलत थे और कितने वो गलत क्यों थे, इसका डिस्कशन हो जाएगा। अगर आप सीधे सीधे डिस्कशन देखेंगे तो आप अपना टेस्ट नहीं कर पाएंगे। पहले पीडीएफ, उसके बाद डिस्कशन, ठीक है। और इसके पहले जो डिस्कशंस हो चुके हैं उसके बारे में आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी है। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम एमटीएस का भी डिस्कशन करा चुके हैं, सीएचएसएल का भी डिस्कशन करा चुके हैं, स्टेनो का भी डिस्कशन करा चुके हैं और सीजीएल का ये तीसरा डिस्कशन चल रहा है, नहीं दूसरा चल रहा है। इसके पहले हम सीजीएल 2022 के सारे पेपर डिस्कस करा चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी शुरू किया है, अभी ज्वाइन किया है हमारे साथ, वो लोग पीछे वाले डिस्कशंस भी देख लीजिए, सब काम के हैं। अप्रैल में आप लोगों का पेपर टेंटेटिव है, 6 महीने का टाइम है। तब तक केवल 23 ही नहीं, आप 21, 22, 23 पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना डिस्कशन। और आज पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन किसका है? वो फिलर का है। क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है हैबिचुअल में बी रिप्लेस्ड बाई। इस हैबिचुअल के बदले में आप कोई वर्ड यहाँ पे लगाइए। पूछना इनको था साइनोनिम, साइनोनिम ना पूछ करके इन्होंने मतलब थोड़ा घुमा फिरा दिया, कान ऐसे ना पकड़ के इधर से घुमा के कान पकड़ा है, पकड़ खा नहीं रहे हैं। हैबिचुअल की का साइनोनिम बताओ बस। हैबिचुअल को किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो? कंटिन्यूअल का मतलब जो लगातार चलता है, आदत तो कंटिन्यूअल ही होती है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी है, अभी हम इसको रखते हैं रिजर्व में। स्टैग्नेंट का मतलब क्या हुआ? एक जगह पे ठहरा हुआ, जिसका मोशन, जिसका मूवमेंट रुक गया हो, जो आगे गतिशील ना हो, ठीक है। जैसे नदी है, नदी बह रही है, उसका पानी बहना रुक जाए कहीं तो वो गड्ढे टाइप में, झील टाइप में हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्टैग्नेंट हो गया है। किसी चीज़ का प्रवाह रुक गया हो, वो तरल चीज़ होनी चाहिए, स्टैग्नेंट ठहराव हो जाएगा। टेम्परेट का मतलब होता है ना ज़्यादा उग्र ना ज़्यादा नरम, टेम्परेट होता है बीच का, ठीक है, मॉडरेट हो जाता है। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक का मतलब होता है आमूल चूल, संपूर्ण, पूरी तरह का। जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? होलिस्टिक डेवलपमेंट का होता है फिजिकल डेवलपमेंट ही हो जाए, मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाए, सोशल डेवलपमेंट भी हो जाए, मॉरल डेवलपमेंट भी हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए, हर तरह का मतलब चतुर्दिक सारा कुछ होता है, तो उसको हम कहते हैं होलिस्टिक। अब आपको मिला कि इसमें से ये कोई नहीं होगा। हैबिचुअल का मतलब कंटिन्यूअल होगा, जो चीज़ हमारी कंटिन्यू, आदत कंटिन्यू होती है ना, जो रोज़ होती है, जो अक्सर होती है, वो हैबिट होती है, तो वो कंटिन्यू होगी। तो आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि आप कंटिन्यूअल को लगाएं, क्योंकि बाकी किसी में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको इडियम की मीनिंग बतानी है। इडियम है गेट इनटू स्क्रैप। तो गेट इनटू स्क्रैप का मतलब होता है आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम में फंसने के लिए आप ऑप्शन ढूंढिए। क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पैदा करना नहीं होता। एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा। सॉल्विंग ए प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्वॉल्वड इन अ प्रॉब्लम, ये आप प्रॉब्लम में फंस गए, ये होगा आपका आंसर। ठीक समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, अंडरलाइन पार्ट का आप साइनोनिम बताओ। अंडरलाइन किया गया है क्या? बेनिवोलेंट को। द बेनिवोलेंट गेस्चर ऑफ द रिच मर्चेंट वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, उसका बेनिवोलेंट गेस्चर का मतलब क्या हुआ? बेनिवोलेंट होता है बड़ा ही उदार, जो दूसरों की मदद करता है, ठीक है ना, परोपकारी, जो दूसरों की मदद करे,
ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, सोबर दिया हुआ है। सोबर का मतलब होता है एक बहुत ही डिसेंट, बहुत ही शालीन, ठीक है। यहाँ पे किसे हो, आचरण से रिलेटेड होता है ये। शालीन, बहुत विनम्र व्यक्ति को कहते हैं सोबर। तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इसका। सोम्बर का मतलब क्या होता है, मलिन, मतलब क्या हुआ, गंदा जिसको कह सकते हो, डर्टी कह सकते हो। इसका भी तो कोई लेना देना नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। जनरस का मतलब क्या होता है, उदार, जो पैसे से दूसरों की मदद बहुत किया करता है। तो ये हमको मिल गया ना उदार दोनों का। बेनिवोलेंट मतलब भी होता है उदार, और जनरस का मतलब भी होता है उदार। मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ तब आप लोगों को और अच्छा सा दिखाई दे, ठीक है। चलिए देखें, ये है जनरस। जनरस किसको कहते हैं, जैसे हमें पैसों की ज़रूरत है, हम बड़ी परेशानी में, तो कोई हमको पैसे से हमारी मदद कर देता है, उसको जनरस टाइप का आदमी कहते हैं। और बेनिवोलेंट भी होता है क्या, ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करता है। तो जनरस का साइनोनिम बेनिवोलेंट हो जाएगा। नम्ब का मतलब क्या होता है, एकदम से सुन्न हो गया आपके पैर में, ठीक है। जैसे कोई पैर में डंडा मारे, आपको पता ही ना चले, तो पैर क्या होता है, सुन्न हो जाता है, उसको नम्ब कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आपका कौन सा होगा, जनरस होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वही सब्स्टिट्यूट करने की प्रॉब्लम है। यह अंडरलाइन किया हुआ है, अगर यही गलत है तो इसकी जगह पर आप क्या लगाएंगे इनमें से, तो पढ़ना पड़ेगा। लिखा इन टूडेज डिजिटल एज, आज की जो डिजिटल एज है उसमें इंफॉर्मेशन इज़ वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, हर किसी को अवेलेबल है। आज तो ये समय है कि आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, सुने हैं, नहीं सुने हैं, कुछ भी आपके मन में आया, आप गूगल पे टाइप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे टाइप कर दीजिए, देखिए 2500 वीडियो आ जाते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरियस, मतलब बहुत ही मतलब तमाम तरह के मीन्स हैं उसमें अवेलेबल है, बाय मेनी मीन्स ऑफ मीडिया, सच एज टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फिल्म्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इन सब माध्यमों से। तो बाय मेनी मीन्स, ये गड़बड़ है यहाँ। मेनी मतलब क्या हुआ, संख्या में नहीं बल्कि प्रकार में है। अब देखो, आपको और क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ देखिए लिखा है टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, फिल्म और सोशल मीडिया। तो ये अलग अलग प्रकार हैं, संख्या में बहुत से नहीं हैं ये, बल्कि क्या है, प्रकार में बहुत से हैं। तो यहाँ पर जहाँ मेनी लिखा है वहाँ क्या करोगे आप, वहाँ पे आप करो वेरियस, ठीक है, क्योंकि ये संख्या में मेनी नहीं है बल्कि टाइप में अलग अलग है, तो वेरियस आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ पर भी विद क्वाइट एनफ ऑफ, नहीं ये नहीं होगा। अमंग मेनी, मेनी लगाना ही हमको नहीं है, तो थ्रू एनी भी नहीं लगेगा। क्या होगा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया या वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर हुआ ना। आप इनका एग्जाम्पल ले लो तो आप वर्ड क्या कहना चाहते हैं पकड़ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, फिल्म तो कई प्रकार का दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे वेरियस लगाना पड़ेगा, ये वाला आंसर होगा। समझ गए ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ क्या रहे हैं, पहले पूछ क्या रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो खाली जगह भरनी है वहाँ किसका भरना है। तो ये ब्रैकेट में इन्होंने दे भी रखा, ईगर दे रखा है, ईगर दे रखा है, और इन्होंने कहा कि ईगर का साइनोनिम यहाँ पे लगाइए, उसकी ईगर से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे फिट करो। तो ईगर के लिए जो वर्ड्स और यूज हो सकते हैं उसमें एक आएगा क्या, कीन आ जाएगा, एक ये हो गया। एक और आ सकता है क्यूरियस, ये क्यूरियस लगा लो। एक हो सकता है आर्डेंट, आर्डेंट आप ये यूज कर लो। एक होता है एंथुजियास्टिक, जब किसी चीज़ में हमें जानने की उत्सुकता या जिज्ञासा ज़्यादा होती है, एंथुजियास्टिक। तो इसमें जो भी मिल जाए, तो हमको देखने की क्या मिला, कीन मिल गया, तो ये आप लगा लो, आपका आंसर हो गया। बाकी जो वर्ड्स हैं उनको मैं बता देता हूं आपको, तो बताने के लिए हमें इसको एक बार क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्लीन करके बताते हैं आपको। अनकंसर्न का मतलब क्या हुआ, जिस जो रिलेटेड ना हो, जिससे मतलब हमको जिस चीज़ से कोई लेना देना ना हो, तो हम उससे क्या होंगे, अनकंसर्न हो जाएंगे। कीन आपका आंसर ही हो गया। इरकसम का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमें कष्ट होता हो, जो हमको पीड़ा देता है, जो हमको कष्ट देता है, जो हमको तंग करता है, उसको कहते हैं कष्टकारक, जिसको कह सकते हो इरकसम होता है वो। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कुछ श्योर नहीं हो, कुछ सर्टेन नहीं हो, जिसका मूड एक बात में ना टिका रहता हो, वो ड्यूबियस टाइप को, जिस पर हमें संदेह हो, जो संदिग्ध व्यक्ति होता है, उसको हम कहते हैं ड्यूबियस, ठीक। तो आंसर आपका मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 6 में,
और 6 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है इन्होंने। तो देखो प्रोवाइड की स्पेलिंग करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा। सबसाइड की करेक्ट है, आंसर नहीं होगा। कन्फाइड की करेक्ट है, आंसर नहीं होगा। डिवाइड की इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर होगा। डिवाइड की स्पेलिंग क्या होती है? DI होगा पहली बात, DIVI, उसके बाद होगा DE। क्लियर हुआ ना? तो DIVIDE होना चाहिए, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मीनिंग बता दें सबकी। प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करना। सबसाइड का मतलब क्या होता है? सबसाइड का मतलब होता है लेसन। लेसन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना, लेसन, या आप कह सकते हो उसको डिक्रीज, घटाना, लोअर करना। कन्फाइड का मतलब होता है किसी को किसी जगह में कैद करके रख देना। जैसे एक कमरा है, एक कमरा में किसी को रख के उसका खिड़की दरवाज़ा बंद कर दो तो कन्फाइड कर दिया, उस तरह की एक तरह से कैद करना। ठीक है, आगे आ जाओ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में कह क्या रहे हैं? देखो एरर का क्वेश्चन है, स्लैश लगा हुआ है, एरर बता रहा। आ जाओ, लिखा है डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच। क्या लंच में आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहो? मतलब क्या आप हमारे साथ लंच करना चाहोगे? खिलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे हैं? फिर दूसरा कहता है आई एम सॉरी, नहीं आ रहा है। ठीक, आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डज नॉट फिनिश टिल 3 PM। अब देखो दो चीज़ें बोली इन्होंने कि 1 बजे शुरू होगी, 3 बजे तक चलेगी, तो दोनों का टेंस एक ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जब आप कहते हैं कि मेरी ये क्लास 1 बजे शुरू होगी, 3 बजे ख़त्म होगी, तो दोनों का टेंस एक ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देख लीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूँ। इनकी फिजिक्स क्लास क्या होगी? स्टार्ट होगी 1 बजे और डज नॉट फिनिश टिल 3 PM। या तो ये विल स्टार्ट सही होगा या तो डज नॉट फिनिश सही होगा। अच्छा, तो देखते हैं कि ये जो किसी की फिजिक्स क्लास है वो क्या आज ही चलेगी या रोज इसी टाइम पे चलती है? तो जब किसी की क्लास 1 बजे चलती है, 3 बजे तक चलती रहती है, 1 से 3 तक वो क्लास चलती है, तो वो केवल आज की बात तो नहीं है, ये तो शेड्यूल होगा। अच्छा, शेड्यूल होगा तो ये रोज की कहानी होगी। अच्छा, जब रोज की कहानी होगी तो ये शेड्यूल जो होता है ना, कहीं का टाइम टेबल है, शेड्यूल है, ये किस में होना चाहिए? शेड्यूल या टाइम टेबल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। तो डज नॉट फिनिश टिल 3 PM ये सही है, विल स्टार्ट गलत है। क्या होना चाहिए? स्टार्ट। मेरी फिजिक्स की क्लास 1 बजे शुरू होती है और 3 बजे तक चलती है, ऐसा रोज़ होता है, केवल आज की बात नहीं है, इसलिए विल लगाना गलत है। और आपका आंसर कहाँ जाएगा? ये लिखा माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट, ये विल गलत हो गया, आपका आंसर 2 वाला हो गया। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? साइनोनिम बताना है किसका? आपको टीडीएस का। टीडीएस का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो क्या होती है? बहुत ही थकाऊ होती है। थकाऊ समझ रहे हैं? कोई ऐसा काम हम करते हैं जिससे हम थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, थकान होगी। तो इसके लिए क्या लगाओगे आप? टायरसम। क्या लगाओगे? टायरसम। एक दूसरा वर्ड आपको बता दूं, वियरी होता है, WEARY। वियरी मतलब भी होता है थकाने वाला। ठीक है, बोरिंग भी कह सकते हो, लेकिन वो उबाने वाला होगा। टीडियस, टायरसम, वियरी, ये सब थकाने वाले होते हैं। तो साइनोनिम पूछा है तो आपका आंसर हो गया। होलसम का मतलब होता है संपूर्ण, और रिपीटिटिव मतलब जो चीज़ बार बार दोहराई जाती हो। 3 स्कोर का क्या मतलब होता है? एक स्कोर, अब ये जान लीजिए आपके काम का है। एक स्कोर होता है 20 ईयर्स का। तो 3 ईयर्स कितना होगा? 20 × 3 = 60 ईयर्स का। जो 3 स्कोर है वो क्या हो गया? टाइम पीरियड ऑफ 60 ईयर्स। क्लियर? चलिए, सारी मैथ पढ़ी होगी आपने, ये वाली मैथ नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में पूछ रहे हैं मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम का है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? बोलने की कला। ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत अच्छा बोलना आता है, बहुत अच्छा भाषण देना आता है, ओरेटरी जिसको कह सकते हो, आर्ट ऑफ ओरेटरी। ठीक है, बहुत अच्छा बोलने की, बहुत अच्छा भाषण देने की कला होती है ये। तो फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ये तो हम लगा सकते हैं। फर्स्ट स्पीच नहीं होगा, फर्स्ट स्पीच अलग चीज़ होती है। अब फिगर ऑफ स्पीच ये बिल्कुल नहीं, अलंकार होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं होगा इसको। ठीक है ना? तो फर्स्ट स्पीच को एक ये क्या कहते हैं? इडियम है इसका। एक किसको कहते हैं? मैडन स्पीच। ध्यान रखना,
मैडन स्पीच का मतलब क्या हुआ, पहला भाषण, ठीक है। तो इसके लिए एक इडियम है, दूसरा है, अगर मैडन स्पीच लिखा होता तो कह देते आप फर्स्ट स्पीच। चलिए, तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, ओरेटरी, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फिलर है। अब की बार फिल इन द ब्लैंक ही है। चलो, लिखा है द मैच शेड्यूल वाज डिस्टर्ब्ड। जो मैच का शेड्यूल था, जो तय थी इतने बजे से मैच होनी है, वो मैच का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, क्यों, ड्यू टू डैश रेंज, तो बारिश के चलते। कैसी बारिश हो रही होगी, वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल। बारिश के लिए हम रिस्पेक्टफुल वर्ड लगाएं, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि ये इंसान के लिए लगता है। चलो अच्छा, इनकी कहानी छोड़ दो यहीं पर। और वैसे भी बारिश के लिए लग भी जाता, तो अगर उसने मैच बंद करा दिया तो रिस्पेक्टफुल कैसे हो सकती है। इनसेसेंट मतलब क्या होता है, मतलब कंटिन्यूअस। इनसेसेंट का मतलब विदाउट स्टॉप, विदाउट ब्रेक, इनसेसेंट हो जाएगा, निरंतर, लगातार। ये हो गया विदाउट ब्रेक, बिना रुके, इनसेसेंट। तो बिना रुके बारिश हो रही होगी, तो इंसेसेंट के और वर्ड बता सकते हो। इंसेसेंट का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और हाँ, कंटिन्यूअस ही समझ लो, सबसे आसान वर्ड ही है इंसेसेंट। तो बारिश, लगातार बारिश के लिए तो हम सर ये वर्ड सुटेबल लगा सकते हैं। सूदिंग का मतलब राहत देने वाला। जब भैया बारिश से खेल खराब हो गया तो राहत दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है। एक वर्ड दिया है डिटेस्टेबल, चौथे नंबर पे। तो डिटेस्टेबल का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब होता है बहुत ही घिनौना। क्या होता है, बहुत ही मतलब हेटफुल, घिनौना टाइप का होता है। तो घिनौनी बारिश नहीं यार, घिनौनी बारिश से मज़ा नहीं आई। वो इंसेसेंट, लगातार बारिश, निरंतर बारिश के नाते मैच का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। वही इंसेसेंट ही सबसे ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट आ जाओ अपनी क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या करें, वन वर्ड बताओ। किसका वन वर्ड बताना है, पर्सन हु बिट्रीज हिज ओन कंट्री। बिट्री का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, धोखा देना। ऐसा आदमी जो अपने देश को धोखा देता है। धोखा देने के लिए और वर्ड क्या लगा सकते हो, डिसीव लगा सकते हो। ये लिखा DECEIVE, डिसीव हो गया। एक और वर्ड आता है ट्रीच, TREACH, ये हो गया, ट्रीच हो गया। बिगाइल भी होता है धोखा देने के लिए। तो ये हो गया। तो जो अपने देश को धोखा देता है उसको क्या कहते हैं, जो अपने देश को धोखा देता है उसके लिए एक वर्ड में आता है देशद्रोही या गद्दार, ठीक है। देशद्रोही या गद्दार के लिए एक वर्ड है हमारे पास, कौन सा, ट्रेटर होता है, ठीक है। जो दोस्तों से धोखा देता है, अपनी टीम से धोखा देता है, अपने देश के साथ धोखा करता है, उसको कहते हैं हम लोग ट्रेटर, ठीक है। और वर्ड देखना चाहो तो दिखा देता हूँ आपको मीनिंग। आइकन का मतलब क्या होता है, आइकन जैसे लैपटॉप वगैरह के ऊपर होता है ना, कंप्यूटर के ऊपर आइकन्स बने होते हैं, तो प्रतीक चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं। ये आइकन का मतलब क्या हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, ये हो गया। और ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब अभिवादिया, गद्दार होता है। मास्कट का मतलब क्या होता है, मस्कट मतलब होता है शुभंकर। शुभंकर समझ रहे हो क्या होता है, जैसे हम कहीं ओम लिख दिए ऐसे, तो ये हमारा शुभंकर होता है। जैसे कहीं हम ये, अरे यार, एक ऐसे बनता है ना स्वास्तिक, ऐसे ये, तो ये हमारा क्या होता है, शुभंकर होता है, जो हम शुभ के लिए लगा देते हैं। या ताबीज भी, मस्कट को आप ताबीज भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। ये सब मीनिंग होती है इसकी। पैरागान का मतलब क्या होता है, अपोनेंट होता है। अपोनेंट का मतलब जो हमारा विरोधी है, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरागान हो जाएगा। क्लियर हो गया, बाकी सबकी मीनिंग भी आपको पता चल गई और आपको आपका आंसर भी पता चल गया। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। सोल्यूशन, ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि सोल्यूशन की स्पेलिंग क्या होगी, SOLUTION। क्या होगा ये, TION होगा, SION नहीं होता है, ठीक है। तो आपका पहला वाला आंसर हो गया। कल्चरल की स्पेलिंग सही है, ट्रस्टवर्दी, विश्वास पात्र सही है, बोनाफाइड, ये भी एकदम से आंसर सही है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और 13 में देखो फिर से अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहे हैं इसकी जगह पर एंटोनीम बताओ, जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो काम डाउन का मतलब क्या होता है, शांत होना। शांत होना, क्या शांत होना, गुस्सा वगैरह होता है आदमी को तो वही शांत होता है। अब ये गड़बड़ हो गया तो हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा। शांत का शांत्र लिख दिया मैंने, शांत होना, ठीक है।
गुस्सा लगा है आपको, एकदम मूड खराब है, आपका मूड शांत हो जाता है, उसको कहते हैं काम डाउन। देखो जब कोई चिल्ला उल्ला के बोलता है जो तो कहते हैं काम डाउन काम डाउन काम डाउन, मतलब शांत रहो शांत रहो शांत रहो। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अंडरस्टैंड समझना होगा, इसका लेना देना नहीं। डिसिपेट एक वर्ड दिया गया। तो डिसिपेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। क्या कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक, तो ये लगेगा नहीं भाई काम डाउन में। अब एजिटेट का मतलब क्या होता है, आग में घी डालना। एजिटेट मतलब और ज़्यादा गुस्सा आ जाना, और ज़्यादा इरिटेट हो जाना। एजिटेट करना किसी चीज़ को, उकसाना या भड़काना हो जाता है किसी चीज़ को। तो शांत करना क्या होता है, जिसे मान लो दो लोग एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, एक आदमी आके मार 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 मार, तो ये क्या कर दिया, एजिटेट कर दिया, भड़का दिया। और किसी कोई आके कहता अरे यार क्यों लड़ाई झगड़ा फालतू में कर रहे हो, अभी मतलब दोनों का फालतू में मुकदमेबाजी में खर्चा होगा, चोट लगेगी, आपस में क्या लड़ना भिड़ना, प्रेम से रहो। तो ये क्या होता है, ये आप काम डाउन कर रहे हैं। और कि जब आप आके कहते हैं मर मर, तो ये क्या हो जाता है, एजिटेट करना हो जाता है। तो हम जो एंटोनिम ढूंढ रहे थे वो यही है, एजिटेट करना होता है। क्वेश्चन करना तो यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है चलिए आगे। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर बच्चा 14। तो 14 में आ जाओ। 14 क्या करें, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये देखो ये BCD लंबी चौड़ी है। चलो तो 14 नंबर पे देखो क्या करना है हमको, पहले पढ़ लो तभी तो काम चलेगा। इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरीज। ये इट कौन है, इससे सीरियस इंजरी हो सकती है। Hence a mate for Npongo became inevitable। इसलिए Npongo के लिए एक मेट इनेविटेबल हो गया, मतलब लाना वो अनिवार्य हो गया, लाना ही पड़ेगा, वो जरूरी हो गया। लिखा है विद इन द स्पान ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर Npongo ग्रू डबल द साइज। 1 साल में Npongo दोगुना साइज का हो गया, खूब लंबा मोटा तगड़ा हो गया। और नीड टू ऑब्टेन अ मेट फॉर हिज अराउज, अब उसको एक मेट की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है। और फॉर इट बिकम अनसेफ फॉर ह्यूमंस टू अराउंड, मतलब उसके आसपास में ह्यूमन का होना बड़ा खतरनाक हो गया, उसको मेट की जरूरत थी। आगे लिखा है एवरी आफ्टरनून ही वॉज ब्रॉट। ही कौन है, किसके लिए लिखा है, वही Npongo के लिए लिखा होगा ना, Npongo। ही वॉज ब्रॉट आउट ऑन टू द लॉन टू शो ऑफ हिज स्किल्स इन फ्रंट ऑफ हिज एडमायरर्स। तो मतलब चिड़ियाघर वगैरह में होगा तो लोग आते होंगे उसको देखने के लिए, लोग पसंद करते होंगे, तो उसको आना पड़ता था। आगे लिखा ओइंग टू हिज अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड डिस्पोजिशन। उसकी अपीयरेंस जो थी वो कैसी थी, बड़ी अट्रैक्टिव थी। उसका डिस्पोजिशन बड़ा अट्रैक्टिव था, लोगों के साथ घुल मिल के रहता था, उसके गुड मैनर्स थे, एंड अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ह्यूमर भी था उसके अंदर। इस वजह से Npongo सून बिकेम द डार्लिंग टू द जू। और जल्दी ही ये जो Npongo था वो जू का क्या बन गया, जू का चहेता बन गया। तो यही सबसे पहला होगा, फर्स्ट वाला यही होगा, फर्स्ट वाला ये होगा। उसके बाद तुम्हें ये कहना पड़ेगा, या तो अब इसके बाद क्या लगा लो अब, हाँ जू का चहेता बना, तो जू का चहेता में यही है, चहेते लोग एडमायरर्स हो गए। तो जब ये Npongo जू का चहेता बन गया तो अब इसमें जानते हो उसका रूटीन लिखा जाएगा। तो डी वाले में हो गया, यहाँ कहा है कि डार्लिंग ऑफ द जू, यहाँ जू के लोग उसको बहुत पसंद करने लगे Npongo को। अब उसके बाद क्या होगा, हर आफ्टरनून में उसको लोगों के सामने लाया जाता था, और वो लोग अपने मतलब एडमायरर्स जो लोग उसको देखने आए होते थे उनके सामने किया जाता था। तो डी के बाद सी शुरुआत हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, अब उसके लिए मेट ले आना इनेविटेबल हो गया। तो इसका कारण बताना पड़ेगा, क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 2 गुना साइज का हो गया, खूब मोटा तगड़ा हो गया, तो उसको फिर उठाना, अराउज करना उसको बड़ा कठिन था। आदमियों को उसके पास जाना ही बड़ा खतरनाक था। इसलिए इसके लिए मतलब आदमी उसके पास जाते तो खतरनाक था, अनसेफ था, यहाँ ना आदमियों का उसके पास जाना अनसेफ था, और इसका नतीजा कोई सीरियस इंजरी हो सकती थी। इसका मतलब जब हम यहाँ अनसेफ की बात करेंगे तभी सीरियस इंजरी की बात करेंगे। इसका मतलब हम बी पहले लगा लें, उसके बाद ये बाद में लगा दें, तो उल्टे क्रम में लगा हुआ है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, DCBA हो गया, तो ये दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 14 के बाद 15 नंबर पे ना। तो 15 नंबर पे वंस मोर, फिर वही कहानी है। चलो पढ़ के देखो। बट एट द सेम टाइम, बट उसी समय बट लगा दिया, मतलब ये बाद में आएगा वो, ठीक है, शुरुआत में तो ये हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। बट एट द सेम टाइम दिस, या दिस भी लगा हुआ, दिस इज आल्सो ट्रू दैट व्हेन वन
रीड्स अ फ्यू वर्क्स ऑफ द सेम जीनियर, जब कोई आदमी उसी टाइप की, जैसे नॉवेल पढ़ते हैं तो आप कुछ नॉवेल ही पढ़ डालिए, प्ले पढ़ते हैं तो कुछ प्ले ही पढ़ डालिए, ठीक है। सेम जीनियर की अगर कुछ किताबें आप पढ़ लेते हैं तो वन नेचुरली कम्स टू नो रफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट जीनियर। जैसे आप 5-6 नॉवेल पढ़ लीजिए, 5-6 से बाद आप 8-10 नॉवेल पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाता है कि नॉवेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। 4-5 प्ले पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्ले का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको उसके बारे में काफ़ी जानकारी हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर आप जान जाएंगे। लिखा है कि द एसेंस ऑफ सस्पेंस इज वेदर द रीडर विल बी एबल टू गेज द क्रिमिनल बिफोर द डिटेक्टिव टेल्स हु इज। कभी कभी जैसे डिटेक्टिव नॉवेल है, उपन्यास आप पढ़ते हैं डिटेक्टिव नॉवेल, कभी कभी एक डिटेक्टिव मूवीज़ होती हैं, मर्डर मिस्ट्री होती हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो दर्शक है जो मूवी देखने के लिए बैठा है वो कभी कभी जैसे 10 मिनट देखने के बाद बताते हैं फलाने ने मर्डर किया है, पता लगा डायरेक्टर सस्पेंस में रखना चाहता था, वो रीडर देखने के 10-15-20 मिनट के बाद बता देते हैं इसमें मर्डर किसने किया है, ठीक है। तो ये उनका सेंस होता है, जागरूक हो जाता है। उपन्यास कुछ लोग पढ़ते हैं, 10 पन्ना पढ़ने के बाद बता देते हैं इसका अंत क्या होगा, तो ये होती है, ये स्किल डेवलप हो जाती है, तो यही इन्होंने कहा। अब सी में लिखा कि दिस लीड्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, दिस लीड्स टू, कौन चीज़ लीड करती है डिफरेंट टाइप अप्रोच को, टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इन जनरल एंड डिटेक्टिव फिक्शन इन पर्टिकुलर, खास तौर से जो जनरल टाइप में लिटरेचर होता है और डिटेक्टिव फिक्शन को मतलब जासूसी टाइप के उपन्यास जिसमें मर्डर मिस्ट्री वगैरह होती है या कहीं लूट डकैती टाइप का होता है तो उसमें जासूसी होती है। आगे लिखा इट इज़ फाउंड दैट, ऐसा पाया जाता है कि व्हेन वन नोज अ जीनियर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स, जब कोई आदमी किसी जीनर को मतलब किसी टाइप की रचना को, जैसे उपन्यास कहानी हो गई, उसको जानता है, उसके स्ट्रक्चर को जानता है, उसके रूल्स को जानता है, तो इट में ऑफ ए नॉट मेक अ एंजॉय, ठीक है। तो हो सकता है कि उस आदमी को फिर वो नॉवेल या उस तरह की चीज़ें पढ़ने में एंजॉय ना आए, ठीक है ना। एंजॉय अ पीस ऑफ लिटरेसी वर्क इन सेम मैनर एज वन यूजुअली डज। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि जैसे हम कोई उपन्यास हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमको ज़्यादा मज़ा आएगा, और जो उपन्यासों का शौकीन है, जो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है जिसको, वो 3 घंटे में पढ़ के रख देगा, हम उसको 3 दिन में पढ़ेंगे। क्यों? वो जल्दी जल्दी आगे पढ़ेगा, वो थोड़ा सा पढ़ेगा, उसको गेस लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, उसको उतना आनंद नहीं आएगा जितना हमको आएगा। तो अब इसमें बातों का क्रम क्या है ये बताइए आप, ठीक है। बातों का क्रम, जो शुरुआत बात की कर रहे हैं कि कोई भी आदमी जो किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह जानता है तो उसको पढ़ने में उतना एंजॉय नहीं आता जितना उस व्यक्ति को जो उसके बारे में नहीं जानता। तो डी से हम स्टार्ट करें, आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। लेकिन इन्होंने इसी के कंट्रास्ट में एक बात कही है, ठीक है, इसके कंट्रास्ट में एक बात कही है। यहाँ इन्होंने जो बात बोली थी उसके अपोजिट में बोले हैं, किंतु वहीं एक बात ये भी है कि दिस इज आल्सो ट्रू दैट व्हेन वन रीड्स अ फ्यू वर्क्स ऑफ एन इंजीनियर, जब कोई आदमी उसी टाइप की कई किताबों को पढ़ लेता है तो नेचुरली कम्स टू नो रफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट। यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें कि उस आदमी को उस वर्क के रफ स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो जाती है, तो दूसरे नंबर पर रख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा तीसरे नंबर पर, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब पता कर लेंगे। तो पहले क्या लगाओ, डी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। डी के बाद ये एक ही में, तो डी से स्टार्टिंग और किसी में है ही नहीं, केवल यही डी से स्टार्ट है। हमारा आंसर फिलहाल यही होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आओ अपने क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चा। 16 में क्या करें, खाली जगह भरो। आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपेरिजन। तो मतलब हुआ कि इन्होंने कहा मैं अभी कुछ उदाहरण दूंगा आपको कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। तो देखो ये CT कुछ होता नहीं, ये साइट का मतलब क्या होता है, इस साइट का मतलब होता है सीन, कोई दृश्य होता है। और CITE का मतलब क्या होता है, कोट करना, QUOTE। जैसे हम कहते हैं गीता में कृष्ण ने कहा था, फलानी जगह अर्जुन ने कहा था, रामायण में तुलसीदास ने कहा है। तो जो हम ये इस तरह की चीज़ें बताए, उदाहरण देते हैं किताबों से या किसी ऐतिहासिक घटना से एग्जाम्पल लेके देते हैं। और इस साइट का मतलब होता है SIT, ये होता है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस जैसे ठेकेदार लोग कहते हैं ना कि साइट पे जा रहे हैं, कहीं मकान बन रहा होता है तो कहते हैं ना साइट पे काम चल रहा है वहाँ जा रहे हैं, तो ये वाला साइट होता है जहाँ काम चल रहा है। ये CIT साइट क्या होता है, जब हम कहीं से उदाहरण देते हैं, कोटेशन देते हैं, ठीक है ना, कि भगवान कृष्ण ने कहा था, राम ने कहा था, इस तरह की चीज़ें होती है साइट। तो हम कंपैरिजन के लिए क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देंगे तो हम कौन सा लगाएंगे, तीसरा वाला साइट लगाएंगे, है कि नहीं। चलिए आगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या पूछ रहे हैं, देखो
पैसिव वॉइस बनाना है। किसकी पैसिव वॉइस बनाना है? देखो, द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। आ न्यू प्रोडक्ट क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इज लॉन्चिंग आपकी वर्ब हो गई। तो इज वहाँ पे दिया ही हुआ है, तो हमें क्या करना है? लॉन्चिंग में बीइंग लगाना है। बीइंग के बाद लॉन्च की थर्ड फॉर्म लॉन्च्ड हो जाएगी। तो पहले आप बीइंग लॉन्च्ड ढूंढ लो। यहाँ बी लॉन्च होगा ही नहीं, यहाँ विल लॉन्च होगा ही नहीं, यहाँ बीइंग लॉन्च्ड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ द लॉन्चिंग ऑफ होगा तो ये हुआ ही नहीं, यही है ना, तो इज बीइंग लॉन्च्ड, एक ही ऑप्शन है तीसरा वाला, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि अब बता रहे हैं सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आपको एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढा। एक ऐसा सेंटेंस ढूंढो जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हुई हो। और ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात कर रहे हैं ये भी खास तौर से कौन सी होगी? आ एंड दा की होगी, क्योंकि इस वाले में करीब सारे पेपर में एक क्वेश्चन इस तरह का आया ही आया है। लिखो, द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट। द राइडर मतलब क्या होगा? बाइकर होगा। हु मेट विद एन एक्सीडेंट वाज नॉट वियरिंग एन हेलमेट। तो हेलमेट के पहले, हेलमेट में तो भैया हा निकल रहा है ना, हेलमेट में, तो इसके पहले हेलमेट के पहले एन तो नहीं लगा सकते, ये गलत हो गया। आ राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट वाज नॉट वियरिंग द हेलमेट एंड पुलिस सेड। एंड पुलिस सेड नहीं होता, द पुलिस सेड होगा, ये भी गलत हो गया। लिखा द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट वाज नॉट वियरिंग अ हेलमेट। तो जिस आदमी का, जिस राइडर का एक्सीडेंट हुआ है वो हेलमेट नहीं पहने हुए था, द पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा कहा। तो थर्ड वाला एकदम से करेक्ट है। चौथे को भी क्रॉस चेक कर लो, द राइडर हु मेट विद आ एक्सीडेंट। देखो भैया एक्सीडेंट है ना, तो इसके पहले आ नहीं लगता, लगता भी तो क्या लगता? एन। या तो दा लगा दो या तो एन लगाओगे तब सही होगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो 3 गलत ही हो गए। आपका एक ऑप्शन बच रहा है थर्ड वाला जो सही है, ठीक। आगे आ जाओ, आप क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ, ठीक है। 18 तक हम लोग कर चुके। 19 में क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। लिखा है द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? उद्विकास, मानव के उद्विकास की कहानी। मतलब क्या हुआ? मनुष्य का कैसे कैसे विकास हुआ, आदि मानव कैसे था, कैसे हम बंदर से मानव हुए, मानव से कैसे 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 हम डेवलप करते गए। पहले हमको कुछ नहीं पता था, हमें आग के बारे में पता चला, फिर हम घर बसाए, खेती बाड़ी किए, और आज मतलब आज आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरह की जो स्टडी, मानव के विकास की कहानी, उत्पत्ति तो खैर नहीं है ये, इसमें विकास सब जब से हम उत्पन्न हुए तब से अब तक में कैसे डेवलप हुए हैं, तो इसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है, बायोलॉजी जानते हैं। एंथोलॉजी क्या होता है? फूलों का विज्ञान होगा। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 बच्चा। तो 20 में क्या करना है? आपको पैसिव वॉइस बताना है। किसका पैसिव वॉइस बताना है? कि समवन हैज पिक्ड सुमन्स पॉकेट। क्या काटा गया? सुमन का पॉकेट काटा गया। तो सुमन्स पॉकेट सब में लिखा हुआ है, ठीक। समवन लिखा, ये गलत हो जाएगा। सुमन्स पॉकेट ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सुमन्स पॉकेट हो गया। अब यहाँ क्या दिया है? हैज़ दिया है। हैज़ का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमको हैज़ बीन लगाना पड़ेगा। बस अब हैज़ बीन ढूंढो। तो इसमें क्या हुआ? केवल बीन लगा है, गलत हो गया। यहाँ हैड लिखा है, होगा नहीं, ये गलत हो चुका है। अब यहाँ क्या होगा? हैज़ बीन, एक जगह मिला हमको, तो चौथा वाला आंसर एकदम से करेक्ट होगा, ठीक। अब आ जाओ 21 में। तो 21 से 25 में होता क्या है भाई? वही कहानी जो पहले पढ़ते आ रहे हो, रोज रोज क्या बताना। चलो पढ़ते हैं इसको। दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स। तो जो प्री स्कूलर्स हैं, मतलब जो स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कूल में एडमिशन होने के पहले, प्री स्कूलर्स जो है, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस को डैश करता है। आगे लिखा टू हेल्प देम लर्न टू राइट, उनको लिखना सीखने में। तो वो बुक कैसी होगी? उस बुक में ऐसे ऐसे जानते, ऐसे ऐसे डॉट बने रहते हैं, ऐसे 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 डॉट बने रहेंगे। बच्चे से कहा जाएगा ये डॉट मिलाओ, डैट मिलाओगे तो ये डॉट मिला देता, ए बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो कुछ भी का लिखना होता तो उसको का लिखाना होता, ऐसे ऐसे डॉट ले तो पूरा हो गया। क्या डॉट बनाए? डॉट 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 दिया रहता है, उसी को लाइनें मिला देते हैं, बिंदु मिला देते हैं तो अक्षर बन जाता है। तो ऐसे ही सिखाते हैं। बहुत छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको लिखना कैसे सिखाते हो? ऐसे ही ना। तो दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट डैश ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या लिखते हैं हम लोग? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षर ही तो लिखते हैं, और क्या लेटर्स लिखोगे यहाँ पे?
आगे लिखा डायरेक्शनल एरोज डैश विद द लेटर्स, जो लेटर लिखा जाता है उसमें डायरेक्शनल एरो दिया रहता है, तो दिया रहता है मतलब क्या हुआ, गिवन होगा यहाँ पे, गिवन विद द लेटर्स एंड नंबर्स। गाइड, ये चीज़ें जो लेटर और नंबर है वहाँ पे डायरेक्शनल एरो लगा, तीर लगा होता है, तो वो क्या करता है, वो बच्चों को गाइड करता है, वो हेल्प करता है किसमें, इन राइटिंग, किसमें, लिखने में। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ नया वर्ड होगा डैश एंड कॉपीइंग। तो हम बार बार एक बात बताते हैं कि जब भी आपको एंड के आगे पीछे कुछ मिल जाए, यहाँ एंड के बाद क्या मिला, कॉपीइंग, तो एंड के पहले भी ऐसा ही कोई चीज़ होगा, कॉपीइंग से मिल या इमिटेटिंग होगा, कॉपी करने के लिए लगा होगा। ठीक, आगे लिखा एक्टिविटीज एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स डैश टू काउंट, ठीक है ना। अब आगो, चलो पहला वाला भर लेते हैं। तो एक किताब के बारे में बताया गया है कि ये किताब बच्चों को ये चीज़ प्रोवाइड करती है, तो प्रोवाइड करती है मतलब क्या हुआ, आप दिस बुक इज़ प्रोवाइडिंग, कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, प्रोवाइड्स होगा। ये बुक बच्चों को ये चीज़ प्रोवाइड करती है, कर रही है नहीं, ये हमेशा के लिए, किसी बुक में कोई चीज़ होती है तो जनरल ट्रुथ में लिया जाता है किताबों के बारे में। ईज प्रोवाइडिंग का मतलब क्या हुआ, केवल इस समय की बात कर रहे हो, तो केवल इस समय की नहीं, हमेशा की बात हो रही है, इसलिए क्या लगाओगे, प्रोवाइड। प्रोवाइड क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये दिस बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ प्रोवाइड में एस लगता तब सही हो पाता, तो ये लगेगा नहीं, हैड प्रोवाइडेड पास्ट में हो गया, मतलब ऐसा हुआ था अब नहीं होता क्या, जबकि वो किताब की विशेषता है, हमेशा होगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाओ, प्रोवाइड्स करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके फिलर नंबर 2, यहाँ पर क्या लगाना होगा, राइट डैश ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो हेल्प करती है अंग्रेजी के अक्षरों को लिखने में। अक्षरों को तो ये फ्रेजेज और वर्ड्स हटा दो, अक्षर लिखना होता है, वर्ड्स नहीं। प्री स्कूल के लेवल पर आप वर्ड्स नहीं लिखाते हैं, प्री स्कूल के लेवल पर आप बच्चों को ABCD अक्षर लिखाते हैं, काका गागा लिखाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक लेटर होगा नहीं, एक लेटर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लेटर्स होगा, तो ये चौथा वाला ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर आया आपका 23। तो 23 में फिलर नंबर 3 ये लगाना है आपको। तो इन्होंने कहा कि जो डायरेक्शनल एरोज लगे होते हैं, डायरेक्शनल एरोज मतलब जैसे ऐसे निशान बना होता है ऐसे, ये बच्चे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डायरेक्शनल एरोज डैश विद द लेटर्स एंड नंबर्स, जो लेटर्स और नंबर्स के साथ डायरेक्शनल एरो दिया होता है, तीर वीर लगा होता है, तो दिया होता है, जो दिया गया होता है उसके लिए गिव नहीं, क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल गिवन, ठीक है। डायरेक्शनल एरोज गिवन विद लेटर्स एंड नंबर्स, जो लेटर्स और नंबर्स के साथ दिए हुए हैं तो गिवन विद होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका अगला क्वेश्चन, आपके 23 हो चुके हैं, 24 पे आ जाओ बच्चा। 24 में ये वाला फिगर है आपका, मैंने बोला था यहाँ एंड लगा हुआ है ना, एंड के बाद में कॉपीइंग है, तो एंड के पहले लगाओ, क्या होगा, कॉपीइंग के पहले क्या लग सकता है, बीइंग ट्रेस्ड या ट्रेसिंग, ट्रेसिंग होगा, क्योंकि जब कॉपीइंग में वर्ब की ING फॉर्म है तो ट्रेस में भी वर्ब की ING फॉर्म होगी या ट्रेसिंग हो जाएगा। यहाँ ट्रेस्ड और ट्रेस लिखा है, मतलब 4 के चारों ऑप्शन हैं ट्रेस के ही, लेकिन बस ये है कि हमको लगाना किस फॉर्म में है, तो किस फॉर्म में लगाना इसकी कोई झंझट ही नहीं है। एंड के बाद वर्ब की ING फॉर्म है तो एंड के पहले भी ING फॉर्म होगी, ट्रेसिंग लगाना है, ठीक, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आगे आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, 25। इन्होंने कहा ये 5वें नंबर पर क्या लगाओगे बताओ। इन्होंने कहा कि जब बच्चा करता क्या है, क्या करता है बच्चा, यहाँ पे ट्रेस करता है और कॉपी करता है एक्टिविटीज़ को, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये इनकरेज करती हैं बच्चे को सीखने के लिए, टू रीड एंड राइट लेटर्स, वो बच्चे को अक्षरों को लिखने और पढ़ने के लिए मदद करती हैं, एनकरेज करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। एंड और क्या करती हैं, नंबर्स डैश टू काउंट, मतलब ये इतना काम बताया इन्होंने, तो इसमें एंड हमको लग रहा है कि लगाना चाहिए। ये चीज़ें क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं चिल्ड्रन को इस काम के लिए और डैश टू काउंट, और एक काम के लिए, तो क्या करोगे, और एक काम के लिए, एंड के लिए लगाना, तो एंड कहीं दिया नहीं है, एंड नहीं दिया तो एज वेल एज तो दिया है ना, एज वेल एज भी हम एंड के सेंस में यूज करते हैं, जहाँ एंड लगाना हो तो वहाँ आप एज वेल एज लगा सकते हो, बस वर्ब का फॉर्म थोड़ा बदल जाएगा और कोई बात नहीं होती है, टेंस वेंस नहीं बदलता। एज वेल एज लगाते हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, एंड लगाते हो तो दोनों को जोड़ के लगती है, बस इतना अंतर आता है।
फिलहाल फिलर में आप क्या करेंगे, यहाँ एंड की सेंस एंड की डिमांड थी, कॉपिंग एक्टिविटीज़ है और ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ है, वो बच्चों को इनकरेज करने हैं पढ़ने लिखने के लिए लेटर्स को और नंबर्स को काउंट करने के लिए। तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या लगाओगे, एज वेल एज लगा लो, आपका काम खत्म हो गया। ठीक, तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस हुए। आज सेट नंबर कौन था, 13 था। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में और 19 के सेकेंड वाले पार्ट को लेकर के। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और डेली को उपयोग करते रहिए। ये मत सोचिएगा कि जब एग्ज़ाम आएंगे तब हम रात दिन मेहनत कर लेंगे। रात देखो 10 दिन की रात दिन की मेहनत से अच्छा है ना आप महीना भर पढ़ लीजिए, तो पूरा 6 महीना आप यूटिलाइज कर लीजिए, अगला रिजल्ट आपका। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।